गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना लेसन है जल संसाधन। देखिए, जल हमारे लिए नितांत आवश्यक है। जल ही हमारा जीवन है। संसाधन प्रमुखतः उसे कहा जाता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसमें देखिए, हमारे हम छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि जल हमारी पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है, जबकि 1/4 भाग पर भूभाग है। उसी के आधार पर प्रतिशतता बताइए हमारे यहाँ कि जल पृथ्वी के धरातल पर 71% जल है और 29% स्थल है। यानी 71% भूभाग पर जल विद्यमान है पृथ्वी पर, तो स्थल भूमि केवल 29% ही है। इस जल का 97% भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में तथा शेष 3% जल उपयोग हेतु बताया जाता है। कहते हैं कि हमारे जल का 97% पानी लवण है, खारा है उसमें, और 3% जल केवल उपयोग हेतु काम में ले सकते हैं। जिसमें भी देखो, इस जल का भी कहते हैं कि जो 3% जल बचा है, जो अलवणीय है, जो पीने योग्य है, उसका भी 69% तो हिम के रूप में है, यानी कि हिम पर्वतों पर बर्फ जमी हुई है। और उस 3% का 30% जल भूमिगत रूप में रहता है, जो भूमिगत रूप में, और शेष प्रतिशत जल का उपयोग मानव पेयजल पीने के काम में, सिंचाई में, आर्थिक क्रियाओं के रूप में करता है। तो भारत में कुल उपभोग योग्य जल की उपलब्धता 1869 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इसमें से केवल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर ही जल उपयोग में लिया जाता है। इस मानव उपयोगी जल में से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल तथा 433 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल का भाग है। सन 2000 में भारत में जल की कुल आवश्यकता 634 बिलियन क्यूबिक मीटर तथा सन 2025 में यह मांग बढ़कर 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या अधिक बढ़ रही है, तो पीने योग्य जल की हमारे को बहुत अति आवश्यक है। अब देखिए, इस लेसन में दिया है कि हमारी जनसंख्या वृद्धि और वैश्विक उष्णता से जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण जल का समुचित प्रबंधन एवं संरक्षण अति आवश्यक हो गया है। अतः इस लेसन में हमें जल के प्रबंधन के बारे में, जल को बचाने के बारे में सारी व्यवस्थाएं की गई है कि हमें जल को सुरक्षित रखना है। तो जल के प्रबंधक के रूप में देखिए कि जल का प्रबंधन कैसे हो, किस प्रकार जल की व्यवस्था हो। जैसे वर्षा का जल अधिकांश भाग नदियों के माध्यम से समुद्रों में व्यर्थ में चला जाता है। इस व्यर्थ होने वाले जल का सदुपयोग बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति हेतु बहुत ही आवश्यक है। एवं मानसून की अनियमितता के कारण, सूखे व अकाल में स्थिति के कारण उचित प्रबंधक आवश्यक होता है। देश में आजादी के समय विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रारंभ की गई थी, जिसके कारण से बाढ़ और सूखे की समस्या का बचाव होने लगा। वहीं बिजली, पेयजल आपूर्ति और सिंचाई, मछली पालन और अन्य पर्यावरण के संरक्षण से सहयोग मिला। इन बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को देश के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बांधों को, जो बांध बनाए गए परियोजनाओं के द्वारा, इन बांधों को कहा आधुनिक भारत का मंदिर। गांधी जी के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जितने भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं आरंभ की गई, तो प्रमुखतः पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सहयोग दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। भारत इन परियोजनाओं का संचालन राज्यों तथा सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। कि इसमें 2 प्रकार की पंचवर्षीय योजनाएं संचालित की गई। एक केंद्र सरकार के द्वारा बहुउद्देशीय परियोजनाएं और दूसरी राज्य सरकार के द्वारा बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो देखिए, पहली केंद्र सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे भारत
जैसे भाखड़ा नांगल, रिहन दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टिहरी परियोजना आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा है। दूसरी, राज्य सरकारों के माध्यम से चलाई जाने वाली बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जैसे चंबल परियोजना, और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान की, मयूराक्षी फरका परियोजना पश्चिम बंगाल की, माही परियोजना गुजरात और राजस्थान की, ऐसे ही गंडक परियोजना बिहार तथा उत्तर प्रदेश की, और मत्स्य परियोजना आंध्र प्रदेश व उड़ीसा जैसी प्रमुख राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं दी गई है। अब देखिए, इसमें भाग बताया गया है हमारे पृथ्वी पर जल। देखिए 97% का जल जो आंकड़ा दिया है वह लवणीय है, और ये महासागरों में है इतना पानी सबसे ज्यादा। और 3% जो जल है वो शुद्ध है, लेकिन 3% में भी कहते हैं कि 3% जल का 69% ही हिस्सा बर्फ के रूप में रहता है, और 3% का 30% भूमिगत रूप में है। अब भूमिगत रूप में कहते हैं कि जिसका मानव पेयजल, सिंचाई और आर्थिक क्रियाओं के रूप में लोग काम में लेते हैं। अब नेक्स्ट दिया है परियोजनाओं के रूप में संचालित, जिसमें आप देख सकते हैं ये पहली है भाखड़ा नांगल परियोजना। अब देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना का आरंभ 1948 में हुआ। कहते हैं कि 1963 तक जाकर के ये पूर्ण हुई। सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, कहते हैं सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट स्थापित किया गया था। जो पानी बहकर के जा रहा था, कहते हैं उसको बांध बनाया गया। नदी में बांध बनाने से वहाँ पानी को रोकने से विस्तार क्षेत्र में पानी एकत्रित रहने लग गया और जल स्तर भी जो है बढ़ने लग गया। यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य समतल तथा यमुना के मध्यवर्ती में सिंचाई, विद्युत एवं पेयजल की आपूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास करना था। इस योजना के तहत 2 बांध पंजाब में बनाए गए, एक तो अंबाला में बनाए गए। पहला भाखड़ा बांध जो 518.16 मीटर लंबा है तथा 167.64 मीटर ऊंचा है। सीमेंट या कंक्रीट से निर्मित इस सीधे बांधों में यह सबसे बड़ा बांध बताया जाता है। दूसरा भाखड़ा से 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर बनाया गया है, जो भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इन बांधों से सिंचाई के लिए भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नांगल नहर, बिस्त दोआब नहर तथा नरवाना नहरें निकाली गई है तथा नांगल विद्युत गृह कोटला तथा गंगवाल में 2 और प्रमुख बांध बनाए गए हैं। उन बांधों के निर्माण से संबंधित विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। उन विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है जहां गंगवाल में 2 और विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। ये प्रमुख भाखड़ा नांगल परियोजना है। कहते हैं ये पानी को रोकने के लिए सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है, जिसके अंतर्गत ये हम देख सकते हैं इस परियोजना के माध्यम से कि भाखड़ा नांगल जो जलाशय बनाया गया है, इसके आगे जाकर के 2 बांध बनाए गए। 2 बांधों से फिर बाद में नांगल जलाशय बनाया गया है और वहां 2 विद्युत उत्पादन केंद्र लगाए गए हैं और विद्युत उत्पादन केंद्रों से फिर बिजली बनाई जाती है और बिजली बनाने से वहां आसपास के लोगों को बिजली उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार दूसरी परियोजना है, यह है दामोदर घाटी परियोजना। देखिए दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाया गया बांध है, इसलिए उसको दामोदर घाटी परियोजना कहते हैं। ये इसका प्रोजेक्ट अमेरिका से लाया गया, जो टेनिस नदी का एक उदाहरण है। देखिए विस्तार से, स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना जो कि पश्चिमी बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इससे पश्चिमी बंगाल में 100 कही जाने वाली दामोदर नदी, यानी पश्चिमी बंगाल में एक प्रमुख नदी बहती है जिसको दामोदर नदी के नाम से जाना जाता है। और ये बरसात के दिनों में
बाढ़ के हालात ला देती है, इसलिए इसको पश्चिम बंगाल की शोक नदी कहते हैं। तो 1948 में इस परियोजना का आरंभ हुआ। यह नदी पश्चिम बंगाल में मार्ग परिवर्तन, अपरदन तथा बाढ़ के लिए कुख्यात थी, यानी प्रसिद्ध थी। वो इतनी प्रसिद्ध थी कि आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जब आती थी तो रास्ते ही बदल जाते थे उस नदी के। यह नदी छोटा नागपुर से कटार के पूर्व की ओर बिहार व झारखंड में 290 किलोमीटर तथा पश्चिमी बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में गिरती है। बाराकर, बोकारो व कोनार इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी के द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ व अपरदन से प्रभावित होता है। इसीलिए भारत सरकार ने अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना निगम के प्रारंभ के अनुसार भारत में दामोदर घाटी DVS निगम की स्थापना की। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी बंगाल व झारखंड स्तर में सुधार करना है। इस परियोजना में बाराका नदी पर मेनथान, बाल पहाड़ी तथा तीलिया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध और कोनार नदी पर कोनारो तथा दामोदर नदी पर अचर बांध और बर्मा बांध, बाल पहाड़ी 8 बांध, एक दुर्गापुर अवरोधक बांध और बोकारो, चंद्रपुर तथा दुर्गापुर में 3 जल विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। 2500 किलोमीटर नहरी प्रणाली का विकास किया गया है। 2500 किलोमीटर तक नहरों का विकास इसी दामोदर घाटी परियोजना के द्वारा संचालित है। तो पश्चिमी बंगाल में यह सबसे ज्यादा अधिक से अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। फिर दूसरी परियोजना है, देखिए हीराकुंड परियोजना। अब हीराकुंड परियोजना है उड़ीसा में प्रमुख अधिक तबाह मचाने वाली नदी थी, जिसको प्रमुखतः महानदी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं उड़ीसा की शोक नदी महानदी है। जैसे मान लो हमने पढ़ा कि पश्चिम बंगाल की शोक नदी है दामोदर नदी, जो अधिक लोगों को दुख पहुंचाती है, वैसे ही उड़ीसा की शोक नदी है महानदी। तो देखिए उड़ीसा में किस प्रकार इस परियोजना का शुभारंभ किया गया। प्रायद्वीपीय भारत में महत्वाकांक्षी योजनाएं जो उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध महानदी भारत सरकार के द्वारा उड़ीसा राज्य में स्थापित की गई महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा तथा नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून काल में बहती स्थिति पैदा करती है। इस शेष समय में सूखे व अकाल में स्थिति हो जाती थी, क्योंकि पानी बहकर के निकल जाता था और बाकी समय में अकाल पड़ता था। भारत सरकार ने 68 करोड़ रुपए की लागत से सबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध का निर्माण करवाया। कहते हैं यह विश्व का, अब कहते हैं लंबाई के अनुसार देख सकते हैं, इसकी लंबाई देखो यहाँ से यहाँ तक, यानी लगभग जो है अधिक से अधिक लंबाई के रूप में बताया गया है, लगभग 4.8 किलोमीटर कह सकते हैं। अब 4 किलोमीटर चौड़ी बहाव क्षेत्र था इस महानदी का। तो इसमें देखिए यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, क्योंकि लंबाई के अनुरूप तो पूरे विश्व में लंबा बांध है, और जिसकी लंबाई बताइए 4,801 मीटर, जिसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। इसके अलावा तिकरपाड़ा व नराज में 2 अन्य बांध भी बनाए गए हैं। इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया गया था, जिसमें प्रथम चरण में उड़ीसा के संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाकर इसके और गौरगढ़ नहर तथा बाईं ओर शेषन संबलपुर नहर प्रणाली को भी विकसित किया गया, तथा दूसरे चरण में 4 विद्युत गृहों का भी निर्माण किया गया है। ये हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। जैसे हमने पढ़ा भांकड़ा नांगल परियोजना हिमाचल प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल की प्रमुख परियोजना है, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा की प्रमुख परियोजना है। इसी तरह से राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं भी प्रारंभ की गई। तो राजस्थान की थी चंबल घाटी परियोजना। देखिए राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की दोनों राज्यों ने मिलकर के इस
चंबल परियोजना का निर्माण किया गया। चंबल नदी का उद्गम स्थल बताया जाता है। मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से चंबल नदी आती है और ये उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई ये यमुना में जाकर के मिल जाती है। ये अपने राजस्थान के जो पूर्वी बॉर्डर है उसके पास होते हुए यह उत्तर पूर्व की ओर यमुना में जाकर के मिल जाती है ये चंबल नदी। इस पे ये बांध बनाए गए पहले। ये प्रमुख 3 बांधों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ प्रमुख है गांधी सागर बांध, जहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना के रूप में बताया जाता है। देखिए इसमें 3 बांध प्रमुख है, ये जो गांधी सागर बांध, फिर राणा प्रताप सागर बांध और फिर कोटा बैराज। इस प्रकार ये 3 बांधों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना बताई जाती है। दोनों राज्यों ने मिलकर के इस नदी पर ये बांध बनाए। ये परियोजना चंबल नदी पर 1953 में प्रारंभ हुई थी। इस नदी के प्रवाह से भूमि अपरदनता, बाढ़ के कारण तथा अन्य संबंधित आपदाओं से होने वाली हानि से बचाव के लिए 3 चरणों में आरंभ की गई। इस योजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध तथा नहरी प्रणाली का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राउतबाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध तथा तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर बांध, पिकअप बांध तथा विद्युत घरों का निर्माण किया गया है। कोटा बैराज से राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो यहाँ प्रमुख 3 बांध बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर दक्षिण की तरफ बनाए गए हैं। उससे आगे दूसरा बांध राणा प्रताप सागर बांध और प्रमुख है जवाहर सागर बांध, ये प्रमुख है राजस्थान में बने हुए हैं। तो कोटा में कोटा बैराज के नाम से भी प्रसिद्ध है। बैराज उसको कहा जाता है जहाँ नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो देखिए बैराज से तात्पर्य एक प्रश्न बनता है, बैराज क्या है? बैराज का तात्पर्य होता है जहां नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, उस स्थान को बैराज कहा जाता है। तो जैसे कोटा बैराज है तो कोटा में नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, उस स्थान को कोटा बैराज कहते हैं। ऐसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग बैराज बने हुए हैं। तो देखिए राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये हमारे राजस्थान के पश्चिम में थार मरुस्थल है और थार मरुस्थल को हरा भरा बनाने में प्रमुख परियोजना का नाम रखा गया है राजस्थान नहर, या दूसरे शब्दों में कहते हैं इसको इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान में थार मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति, व्यर्थ भूमि के उपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से सतलज व रावी के संगम पर स्थित हरिके बैराज से इस नहर को निकाला गया है। यह नहर भारत नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। यह मानव के द्वारा बनाई गई नहर है जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, जिसकी कुल लंबाई 449 किलोमीटर है। ये टोटल लंबाई है जिसमें पानी बहता है, जिसमें से 169 किलोमीटर तो पंजाब में बहकर के आती है, फिर पंजाब से आगे 14 किलोमीटर तक हरियाणा में और शेष राजस्थान में बहती है। इस नहर के द्वारा राजस्थान के 9 जिलों में और 28 कस्बों तथा 3461 गांवों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। कि इस नहर के द्वारा राजस्थान के 9 जिलों में पानी पहुंचाया जाता है, जिसमें 19 कस्बे आते हैं और 3461 गांव के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है। इस नहर को 2 चरणों में पूर्ण किया गया है। पहली है राजस्थान फीडर और दूसरी है मुख्य नहर। देखिए राजस्थान फीडर जो आरंभिक स्थल से मसीतावली तक तथा मुख्य नहर मसीतावली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक जाती है। इसमें हम जान सकते हैं कि प्रमुख है, ये देखिए राजस्थान के थार मरुस्थल में से निकलती है इंदिरा गांधी केनाल इन राजस्थान, जो ये प्रमुख है नहर का पानी राजस्थान को हरा भरा बनाता है। इसके 2 क्रम से 204 किलोमीटर तथा 445 किलोमीटर लंबाई बताई गई है।
इस नहर के द्वारा थार के मरुस्थल में सिंचित क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न शाखाएं तथा लिफ्ट नहरें निकाली गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान की सीमा की ओर अर्थात पश्चिमी सीमा पर 9 शाखाएं ढाल के अनुरूप है कि पश्चिम की ओर तो पानी छोटी नहरों के द्वारा सिंचाई के लिए भेज दिया जाता है। पूर्व की ओर ऊंचाई अधिक है। कहते हैं कि नहर के पूर्व में अधिक टीले हैं, ऊंचाई ज्यादा है। इस कारण से जल को ऊपर उठा करके यानी जल को किसी भी पंप या मोटर के माध्यम से छोटी नहरों में डाला जाता है, जिसे लिफ्ट नहर कहा जाता है। कहते हैं कि इस नहर में से पानी इंजन या मोटर के माध्यम से ऊपर की ओर पहुंचाया जाता है, ऊपर की भूभाग पर, तो उसको लिफ्ट नहर का नाम दिया गया है। इन लिफ्ट नहरों के माध्यम से विभिन्न कस्बों तथा शहरों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। लिफ्ट नहरों की कुल संख्या है 7 कि 7 ऊंचाई के ऊपर पानी भेजने के लिए नहरों की व्यवस्था की है, जिनको किसी भी इंजन या मोटर के माध्यम से पानी को पहुंचाया जाता है। इस नहर के माध्यम से 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। अब इस परियोजना को बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया है। कहते हैं कि इन लिफ्ट नहरों को ऊंचाई के अनुरूप भेजने के कारण अब गडरा रोड तक पहुंचा दिया गया है बाड़मेर के। तो इस प्रकार ये राजस्थान को अधिक से अधिक हरा भरा या हम कह सकते हैं थार के मरुस्थल को रोकने के लिए इस नहर का निर्माण किया गया है, ताकि राजस्थान हरा भरा हो और थार के मरुस्थल को रोका जा सके, थार का मरुस्थल कम बढ़े। अब नेक्स्ट अन्य परियोजनाएं भी है, इसके लिए हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।